हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग और हिंदी की भाषा का विकास पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका पार्ट 2 है ये। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसे देख सकें और जिसको समझ आ रही हो मेरी भाषा वो इसे समझ सके। हिंदी का जो मध्यकाल जो है हिंदी का, उसमें उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आधुनिक काल में उसका विकास कैसे हुआ, हिंदी की राष्ट्रभाषा और हिंदी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में इसमें आज ये पढ़ा रही हूँ। मध्यकाल में जो हिंदी भाषा का विकास हुआ उसमें 3 बोलियां उभर कर सामने आई, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में अधिकतम साहित्य इन्हीं दोनों भाषाओं पर डिपेंड है, इन्हीं दोनों भाषाओं ने वहाँ राज किया हुआ है। अब प्राचीन काल में हिंदी में अपभ्रंश और अवहट से जो ब्रज भाषा है ये पनपी और शुरू हुई और वहाँ से ही अपना जीवन रस लेते आ रही है। ब्रज भाषा ने मध्य हिंदी काल में भाषा परिवर्तन की महान भाषा परंपराओं को निभाया, जिसके कारण इसे उच्च कोटि की भाषाएं कहा। अवधी भाषा, इस भाषा सूफी तथा प्रेमगामी जो कवि थे उन लोगों ने अवधी को साहित्य में स्थान दिलाया। जो ये मुख्य रूप से जायसी जी हैं और तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को भी अवधी में लिख दिया। तो इन्होंने अवधी में लिखकर इस अवधी भाषा को साहित्य में मुख्य स्थान दिलाया। इसके बाद खड़ी बोली के बारे में, खड़ी बोली जो है मध्यकाल में जो भाषा का मध्यकाल है हिंदी भाषा का, उसमें खड़ी बोली जो है संघर्ष कर रही थी और इसका मुख्य केंद्र बदलकर संघर्ष के बाद एक नए आयाम पर आ गई फिर, और उत्तर से दक्षिण हो गया। उत्तर में तो खड़ी बोली थी ही उत्तर हिंदी के रूप में, फिर दक्कन हिंदी के रूप में मुख्य केंद्र इसका दक्कन हो गया। कबीरदास जी, नानक, दादू, मलुकदास और गंग जी, रहीम जी, इन्होंने आदि ने इसको साहित्य में स्थान दिलाया। आधुनिक हिंदी काल, हिंदी का जो आधुनिक काल है वो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी सत्ता में आ रही थी और राजनीतिक परिवर्तन प्रभाव जो मध्य देश पर पड़ा, इन राजनीतिक परिवर्तनों ने सबसे ज्यादा समझी जाने वाली खड़ी बोली को महत्व दिया। इसके बाद इस समय उर्दू भी प्रचलित थी, जिसके कारण तथा काव्य की भाषा जो थी ब्रज थी, उसके कारण हिंदी को खड़ी बोली को बहुत संघर्ष करना पड़ा। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं सदी तक आए तो आते आते जो खड़ी बोली हर जगह छा गई। इस प्रकार खड़ी बोली का इतिहास, आधुनिक काल उसका इस टाइप का है। अब नेशनल लैंग्वेज, जिसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है, इस राष्ट्रभाषा के रूप में जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। इसका शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्र की भाषा, समस्त राष्ट्र जिसे प्रयुक्त करे, समस्त राष्ट्र जिस भाषा को जानता हो, आम जनता की भाषा हो, बहुसंख्यक लोगों की भाषा हो। और 1947 से 1947 तक के टाइम पीरियड में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। हाँ बेटा, सॉरी। अब जो है कई सारी भाषाओं को उस वक्त जनता द्वारा सबसे ज्यादा कई सारी भाषाओं को उस वक्त संघर्ष हुआ जब राष्ट्रभाषा को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तब कई सारी भाषाओं का संघर्ष हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अंग्रेजी का और हिंदी का हुआ। जनता द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली, समझी जा सकने वाली एक भाषा का चयन किया जाता है जिससे पूरे राष्ट्र की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, वो भाषा थी हिंदी। इस हिंदी भाषा को राष्ट्रीय अस्मिता, उपाधान का साधन समझने लगे लोग और इस साधन बन चुका था ये एक तरीके से। राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक न होकर एक तो प्रयोगात्मक है, व्यवहारिक और जनमान्य, क्योंकि जनता की मान्यता से प्राप्त है और व्यवहारिक भाषा है ये। उसके बाद ये भाषा जो होनी चाहिए राष्ट्र की भाषा, वो व्यवहारिक होनी चाहिए और प्रयोगात्मक, जो प्रयोग में सबसे ज्यादा यूज की जाए तो वो राष्ट्रभाषा बनती है। राष्ट्रभाषा देश के विभिन्न समुदायों में एकता लाती है, भावनात्मक एकता लाती है। ये सारे देश के संपर्क की भाषा है। ये हमेशा स्वभाषा होनी चाहिए। इसमें लचीलापन होने के कारण ये भाषा अपने अनुरूप ढल जाती है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं राजभाषा के बारे में कुछ चीजें बहुत जरूरी है। राजभाषा एक शब्द है, ऐसा शब्द जिसमें जो राज करता हो, राजकाज की जो भाषा होती है
दरबारी लैंग्वेज जिसे कहते थे पहले, वो राजकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, उसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से मुंशी आयंगर फॉर्मूले द्वारा राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया। इसके पीछे भी बड़ा इतिहास है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कुछ राज्य तो इस्तेमाल इसे करते हैं राजभाषा को अपनी राजभाषा के रूप में, लेकिन कुछ राज्यों की राजभाषाएं वो हैं, जैसे पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्री है और गुजरात की गुजराती है। इस प्रकार कुछ राज्य नहीं अपनाते। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। मान्यता प्राप्त है 22 भाषाएं। अब जो 343 से 351 अनुच्छेद है उसमें राजभाषा की व्यवस्था दी गई है। राजभाषा में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये मानक भाषा है और इसको इसी के रूप में अपनाया जाता है। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, जिस राज्य की भाषा जो है वो भाषा राजभाषा हो सकती है। राजभाषा ये जो राजभाषा में जो 11 से 14 सितंबर 1949 को एक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी पर बहस छिड़ी हुई थी। इस वीक में, इस 11 से 14 सितंबर तक के जो टाइम है, इसमें इस संघर्ष में सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ इंग्लिश का और हिंदी का। ये हिंदी के भी 2 गुट थे, एक था देवनागरी लिपि को मानने वाला और दूसरा पक्षधर था दोनों लिपियों में हिंदी को मानने वाला। अब दोनों लिपियों में हिंदी को मानने वाले अबुल कलाम आजाद थे, गांधी जी थे। उस वक्त प्रशासन पर 150 सालों से राज कर रही थी अंग्रेजी भाषा और हमारा देश के 46% जनता ही हिंदी को जानती थी। अब 2% आबादी थी जो इंग्लिश को जानती थी। प्रशासन और हायर स्टडी पर पूरी तरीके से इंग्लिश का राज था। सॉरी, हटिए बेटा। उस वक्त प्रशासन पर 150 सालों से अंग्रेजी राज कर रही थी। इस प्रकार मुंशी आयंगर फॉर्मूले ने की जो एक विशेषता थी कि कुछ विशेषताएं थी, हिंदी राष्ट्र नहीं राजभाषा है। उसने जब बताया तो कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है जबकि राजभाषा है। संविधान लागू होते ही 15 सालों तक अंग्रेजी ही राजभाषा के रूप में रहेगी। एक अस्पष्ट निर्देश में 351 अनुच्छेद के आधार पर हिंदी को और हिंदुस्तानी का विवाद खत्म कर दिया गया। संविधान में भाषा के उपबंध, जो कि भाषा विषय से संबंधित जितने भी उपबंध किए गए हैं वो 120 अनुच्छेद व 210 अनुच्छेद में किए गए हैं तथा भाग 17 में किए गए हैं। भाग 17 के 343 से 351 अनुच्छेद में किए गए हैं और 8वीं अनुसूची में पूरी हिंदी भाषा के बारे में सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, विश्व हिंदी सम्मेलन जो फर्स्ट हुआ वो हुआ नागपुर में 1975 में 10 जनवरी उससे 14 जनवरी तक हुआ था और ये 1975 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी जी ने करी थी। सेकेंड मॉरिशस में हुआ और जो 2018 में हुआ वो भी मॉरिशस में हुआ। अभी देखो कि जो लेटेस्ट, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इसकी कि सम्मेलन तो आपको याद रखने ही होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है? सचिवालय है मॉरिशस शहर के मोका गांव में, क्योंकि मॉरिशस और 11 फरवरी 2008 से ये मॉरिशस के मोका गांव में घोषित हो गया था कि ये यहाँ का सचिवालय है। मॉरिशस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पूरे देश की भाषा राजभाषा हिंदी है और वहाँ की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भोजपुरी है। पहले तो मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर 1950 से 1965 तक के लिए, यानी कि 15 साल तक के लिए, संविधान लागू होते ही 15 साल तक के लिए अंग्रेजी रहेगी ये कहा गया। लेकिन 1963 में दक्षिण भारत के लोग लाए राजभाषा का एक्ट और इस एक्ट के बाद एक और एक्ट आया, एक और राजभाषा के लिए 1965 में जो है राजभाषा के रूप में हिंदी आने पर इंग्लिश नहीं आए, ऐसा कुछ उपबंध हुआ। लेकिन 1967 में राजभाषा संशोधन लाया गया। राजभाषा संशोधन एक ऐसा संशोधन था जिसमें इंग्लिश हटाने के लिए जोर दिया गया। ये इंग्लिश को हटाने के लिए था। तो इंग्लिश हटाने के लिए ये कहा गया इस एक्ट में कि अगर जो राज्य हिंदी को नहीं अपनाते, वो राज्य भी, जैसे पंजाब पंजाबी अपनाता है, गुजरात गुजराती अपनाता है, महाराष्ट्र महाराष्ट्री अपनाता है, वो राज्य भी इस बात पर सहमति दे दे कि हिंदी हट जाएगी, इंग्लिश को हटा दो, हिंदी को नहीं इंग्लिश को हटा दो, तो राजभाषा के रूप में इंग्लिश को हटा दो, तो वो लोग अगर अपना सहमति पत्र दे दें और संसद में ये पारित हो जाए, उसके बाद इंग्लिश को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया नहीं। संसद में
इस प्रकार इसी एक्ट के वजह से इंग्लिश हमेशा बनी रहेगी। इंग्लिश को अब कोई खत्म नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। और मैं कल से राजभाषा के भाग जो है 17 उसके जो अध्याय हैं वो लूँगी। थैंक यू सो मच। बाय।